Envia's Studio। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद दीक्षित, केंद्रीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। मैं और मेरे साथी श्री जेपी सिंह, श्री आरसी दुबे और श्रीमती आसू मेहरोत्रा हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का प्रथम अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल लेकर आपके सामने आए हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टूडेंट। मैं लाया हूँ आप सबके लिए गुड न्यूज़। आज हम टाइम मशीन के माध्यम से 1300 वर्ष पुराने भारत को देखने चलेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि उन 1000 वर्षों में भारत में क्या बदलाव हुए। कितना मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। हम सन 700 से 1750 ईस्वी के भारत की सैर करने जा रहे हैं, है ना मजेदार यात्रा। तो आइए इनसे मिलिए बहुत फेमस कार्टून मशीन, टाइम मशीन, जो आज आपके साथ यहाँ पर आई हमें सैर पर ले जाएंगी। इस यात्रा के लिए तो मैं कॉल करता हूँ टाइम मशीन। सभी श्रोताओं को टाइम मशीन की तरफ से नमस्कार। आइए मैं आपको ले चलती हूँ 8वीं सदी के प्राचीन भारत की सैर कराने। तो चलते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक समय की सैर करने। याहू! अरे रे टाइम मशीन जी, तो थोड़ा धीरे धीरे चलिए, मुझे स्पीड से जरा डर लगता है भाई। कोई नहीं सर जी, डर के आगे जीत है। अरे वो तो है, पर फिर भी थोड़ा धीरे प्लीज। अच्छा दीक्षित सर, एक बात तो बताइए कि ये इतिहास क्या है? ओके टाइम मशीन जी और मेरे स्टूडेंट्स, प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं इतिहास हैं। अर्थात जब मनुष्य भूतकालीन घटनाओं को लिखने लगा तो यह इतिहास बन गया। सर जी, क्या जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तो वो इतिहास नहीं था? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य भूतकालीन घटनाएं नहीं लिख सकता था, उस समय को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्ट्री पीरियड। ओह, अब समझी, प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री पीरियड। अच्छा सर जी, ये बताइए कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटने का प्रयास किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव आता ही नहीं है। इस प्रकार का काल विभाजन बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में भारत में हिंदू शासक हुआ करते थे। तत्पश्चात भारत में मुस्लिम शासकों का शासन प्रारंभ हुआ। परंतु ऐसा नहीं है कि मुस्लिम शासकों के समय में हिंदू राजा नहीं होते थे। हिंदू राजा भी उस समय राज करते थे और मुस्लिम राजाओं का भी राज था। ज्यादातर हिस्से पर या अधिकांश भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन बढ़ा। तत्पश्चात अंग्रेजों और यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ और भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ होता है। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ भी यह ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटिश शासन काल में भी 500 से अधिक हिंदू मुस्लिम राजा भारत में शासन किया करते थे, परंतु देश के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था। वर्तमान में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस विभाजन में इतिहास के प्रारंभ से 8वीं शताब्दी तक के काल को प्राचीन इतिहास कहा गया है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल को मध्यकालीन इतिहास कहा गया तथा 18वीं शताब्दी से अब तक आधुनिक इतिहास चल रहा है। ठीक है टाइम मशीन जी, समझ गई आप? जी हाँ सर जी, समझ में आ गया। तो टाइम मशीन जी, अब मैं आपको बताता हूँ प्राचीन समय में किस प्रकार से सिक्कों को ढाला जाता था। सिक्के ढालने की 2 प्रकार की विधियां थी। तो स्टूडेंट आप भी और टाइम मशीन जी आप भी एक ऐसा लोहा या टीन का टुकड़ा लें, उसे छोटा सा कॉइन के साइज का काट लें
अब आप मेरे साथ ये एक्टिविटी करेंगे। आपके सबके घर में ये लोहे या टीन का टुकड़ा जरूर होगा। उसे एक लकड़ी के गुटके पर रख लीजिए। अब आप उसके ऊपर कील से हथौड़ी मारकर ऐसा चिन्ह बनाइए, चाहे आप उस पर कोई अल्फाबेट लिखिए या कोई आकृति बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये टीन का या लोहे का टुकड़ा उसके आर पार छेद नहीं होना चाहिए। केवल गहराई में या उभर कर वो शब्द बाहर से दिखना चाहिए। अब अगर आप ऐसा करते हैं, ये बनाते हैं कील से ठोककर, ये जो उभर के अब ये जो सिक्का बन के सामने आ रहा है, ये वास्तव में हम इसको कहते हैं ठप्पे की विधि से सिक्का बनाना। प्राचीन समय में सोने या चांदी के चीजों पर इसी तरीके से दबाव डालकर या ठप्पे मारकर सिक्के बनाए जाते थे। इस प्रकार के सिक्कों को कहा जाता है पंच मार्क कॉइन्स। अब दूसरी विधि यहाँ पर आती है जो बाद में प्रयुक्त हुई, ढलाई द्वारा सिक्कों का निर्माण करना। इसमें हम एक विशेष आकृति के सांचे बनाते थे और उन सांचों के अंदर उस धातु को पिघलाकर डाल दिया जाता था। इस तरीके से जो सिक्के बनकर आए उन्हें हम ढलाई द्वारा बनाए गए सिक्के कहते हैं। अरे वाह दीक्षित सर, आपने तो सिक्के बनाने के दो तरीके बता दिए। अच्छा सर जी, ये बताइए क्या 7वीं शताब्दी में बोले जाने वाली भाषाएं आज जैसी ही भाषाएं हैं या इनमें कुछ बदलाव आया है? अरे नहीं टाइम मशीन जी, ऐसा नहीं है। भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से एकदम भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और आर्थिक अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अच्छा सर जी, भारत के मानचित्र के बारे में कुछ बताइए। जो व्यक्ति मानचित्र बनाने का कार्य करता है उसे मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहते हैं। अरब भूगोलवेत्ता
अल इद्रीसी ने 1154 में विश्व के मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया, परंतु आपको देखने में यह मानचित्र उल्टा प्रतीत होगा, क्योंकि इसमें ऊपर की ओर श्रीलंका और नीचे की ओर आपको भारत दिखेगा। तत्पश्चात एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ग्विलाम द लिस्ले ने 600 वर्षों के पश्चात एटलस नुवो में भारतीय उपमहाद्वीप का जो मानचित्र दिया वह वास्तव में आधुनिक मानचित्र जैसा ही सटीक जानकारियां देने वाला प्रतीत होता है। यूरोप के व्यापारी और नाविक अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। अच्छा सर जी, ये बताइए 700 से 1750 ईस्वी के काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का प्रयोग करते थे? 700 से 1750 ईस्वी के काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर बहुत कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। वास्तव में ऐसा क्या हुआ? वास्तव में इसमें कागज का प्रयोग बढ़ा। कागज इतना मूल्यवान था कि इसके लिए मैं एक छोटा सा संस्मरण आपको बताता हूँ। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। परंतु बाद के वर्षों में क्रमशः कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। सर जी, अभिलेखागार किसे कहते हैं? अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। सर जी, यह नकल नवीस किसे कहते हैं? टाइम मशीन जी, नकल नवीस वह व्यक्ति या लिपिक जो दस्तावेजों आदि की नकल तैयार करता हो उसे कहते हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियां की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। यानी जो मूल प्रति थी उसकी एक के बाद एक प्रतियां बनती चली गई और बहुत सारी
उसकी प्रतियां बन गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। सर जी, यह पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट पुस्तक की हस्तलिपि प्रति को कहते हैं। अच्छा, और ये अभिलेख क्या है? अभिलेख या इनस्क्रिप्शन तांबा, लोहा, लकड़ी अथवा पत्थर आदि कठोर सतहों पर खुदे हुए शासन आदेशों को अभिलेख कहते हैं। मानचित्रकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानचित्रों और पांडुलिपियों को पढ़ने में कई समस्याएं आती थी। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती थी। नस्तलिक लिपि, जो बाईं ओर से लिखी जाती है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखा जाता है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिवस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। स्टूडेंट्स, अब तक आपने इतिहास की परिभाषा, इतिहास का काल विभाजन, प्राचीन सिक्कों को बनाने की विधि, इतिहास के स्रोत, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की। यह यात्रा अभी जारी रहेगी और हम मिलेंगे इसके दूसरे भाग में। जय हिंद, जय भारत।